IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। तो ये प्रणय, लास्ट एपिसोड में तो जबरदस्त मजा आ गया समझ के कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र कैसे लिखी, क्यों लिखी। एक थोड़ा सा रिकैप किया जाए। बिल्कुल। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे अर्थशास्त्र में तीनों, सांख्य, योग और फिर चरवाक, तीनों फिलॉसफीज मेंशन की गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक तरह से चाणक्य ने एक गाइड बुक लिख दी कि एक राजा को अपना किस तरह से धर्म और अपनी पूरी लाइफ ही कैसे लीड करनी चाहिए, राजा और उसका पूरे मंत्रिमंडल के लिए। और लेकिन आज की डेट में ये एक तरह से ये टेक्स्ट तो सबके लिए अवेलेबल है। अभी किसी को सिर्फ राजा होने की जरूरत नहीं है कि अर्थशास्त्र के लेसन्स ले। जो एक तरीके की कहना चाहिए उस जमाने की एक्सक्लूसिव नॉलेज थी फॉर द प्रिविलेज्ड फ्यू, वो आज की डेट में सबके लिए अवेलेबल है। और लेकिन अभी मुझे इतना सब जो कजरी ने बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरह से इतनी सारी फिलॉसफीज को सिंथेसाइज किया है, किस तरह से 2300 साल पहले एक सेकुलर किंगडम जहाँ पे किंग धर्म के ऊपर बेसिकली था। और किंग क्या है? किंग गवर्नमेंट का एम्बॉडीमेंट है। तो गवर्नमेंट सबसे ऊपर है और धर्म नीचे आता है। तो इस तरीके की जबरदस्त चीजें इतनी पहले हिंदुस्तान में हुई हैं। और लेकिन आज के डेट में जो भी हम चाणक्य का डिस्कशन वगैरह करते हैं उसको ऐसा एक लगता है जैसे कोई पुराने जमाने का मैकेंजी कंसल्टेंट हो। हाँ, उसको बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या कहते हैं भाई, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, वो मतलब थोड़ा ऐसा लगता है दर्जा ही गिरा दिया है। हाँ हाँ, वही सौरभ। और देखिए, आप कंपैरिजन भी जब लोग करते हैं तो जनरली सुन त्जू या फिर मैकियावेली, इन सब लोगों से कंपेयर करते हैं जो लोगों ने काफी लिमिटेड चीज पे लिखा था, या वॉर कैसे होना चाहिए या फिर फॉरेन पॉलिसी कैसे होनी चाहिए, जबकि अर्थशास्त्र इन दोनों से बहुत ज्यादा डीप जाता है। बिल्कुल। और इनफैक्ट वो वाला जो जिसको कहना चाहिए जो वॉर का टैक्टिकल मैटर होता है वो अर्थशास्त्र में उतना कवर्ड भी नहीं है। मतलब वो सुन त्जू और क्लाउजविट्स वगैरह वो तो एकदम डीप में जाते हैं कि एक्चुअल बैटलफील्ड फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए। और मतलब फॉर्मेशंस वगैरह हैं लेकिन एक्चुअल वॉर की टैक्टिक्स वगैरह पे बहुत ज्यादा उनका फोकस है। जबकि ये मैं तो बोलूंगा कन्फ्यूशियस और सुन त्जू को दोनों को मिला दिया जाए तो भी शायद चाणक्य से कम पड़े। हाँ, कजरी, आपका क्या कहना है? मैं आप लोग से बिल्कुल सहमत हूँ। और फिर से मैं एक करेक्शन करूंगी सौरभ के ने जो कहा अभी। सौरभ ने एग्जैक्टली ये बोला कि टैक्टिकल मेजर्स के बारे में टेक्स्ट में बहुत ज्यादा विवरण है। तो मैं ये बता दूं कि जितना आप अभी थियोरेटिकल और ग्रैंड स्ट्रेटेजिक फॉर्मेट पे हम लोग बातें कर रहे हैं, उतने ही डेप्थ में टैक्टिकल लेवल पे भी टेक्स्ट डील करता है। एंड बैटल अरेज एंड हाउ टू रेज योर ट्रूप। इनफैक्ट टाइम, प्लेस, पावर, व्हेन टू मार्च एक अलग बुक ही है अपने में। नहीं, पर वहां पे भी कजरी जो मतलब जिसको बोलना चाहिए वो वॉर का स्ट्रैटेजीज पर, जैसा कि सुन त्जू वगैरह जो है वो मतलब बिल्कुल टैक्टिक्स वगैरह पे कि हिल कैप्चर कर लो, ये कर लो। जितना मेरा अंदाजा है अर्थशास्त्र उतना बैटल टैक्टिक्स पे नहीं जाता। पर मेरा तो खैर उतना नहीं, इसमें हाँ, वो तो नहीं। आपका ये कहना नहीं सही है, क्योंकि अगर सुन त्जू ने सुनजी बिंगफा लिखा है आउट ऑफ वॉर, वो सिर्फ टैक्टिकल मेजर्स पे ही है। तो जिस डेप्थ में वो जा पाएंगे, ऑब्वियसली उस डेप्थ तक कौटिल्य नहीं लिखा होगा, बिकॉज इनका तो ब्रेथ और पूरा वो ही बहुत बड़ा है। बट टैक्टिकल मेजर्स ग्रैंड स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क में नहीं थे या उनका महत्व नहीं था, वो हाँ, वो कहना भी बात गलत नहीं होगा। नहीं, वो बात हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपकी ठीक है। हाँ, इसीलिए शायद कॉम्बिनेशन कहना ठीक हाँ, रहेगा, हाँ, सुन एग्जैक्टली। त्जू का और फिर कन्फ्यूशियस का कन्फ्यूशियस भी। का, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये इंटरेस्टिंग बात है। हम लोग तो गलत का रेफरेंस पॉइंट ही गलत था हम हाँ, लोगों का। मतलब सब लोग कहते हैं कौटिल्य इंडियन मैकियावेली है। अब आप ये बताइए, कौटिल्य कब पैदा हुए थे और मैकियावेली कब पैदा हुए थे? तो इनफैक्ट मैकियावेली शुड बी कॉल्ड द इटालियन कौटिल्य, रियली। नहीं, और वो तो भी वो बोल नहीं सकते क्योंकि मैकियावेली का स्कोप ही बहुत बहुत कम कम है। है। हाँ, मतलब इफ यू हैव। उनका काफी ज्यादा प्रिंस का जो इंट्रीग्स वगैरह है, पैलेस इंट्रीग टाइप ज्यादा हाँ, है। एग्जैक्टली। उसमें मतलब आपको अपना जीवन ही कैसे जीना चाहिए, हाँ, बिल्कुल।
ऑलमोस्ट उस टाइप की चीज और इतना डीप फिलोसॉफिकल चीज, मतलब मेरे को ये अचरज लग रहा है ये डिस्कशन के बाद में कि हिंदुस्तान में कौटिल्य टाइप का स्कूल ऑफ थॉट ही क्यों मिसिंग है। ये तो एक तरह से एक स्कूल ऑफ थॉट ही होना हम्म। चाहिए। एक तरह से उन्होंने आपको मतलब उस जमाने का थोड़ा आर्ट ऑफ लाइफ है, बिल्कुल आर्ट ऑफ लिविंग। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा सौरभ। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कौटिल्य को पढ़ाया ही नहीं जाता है। मतलब हमने तो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से किया है। वहां पे एक छोटा सा पेपर पॉलिटिकल थ्योरी में कौटिल्यन थॉट पे है, जिसमें कोई भी डेप्थ के बारे में नहीं बात की गई है। उनको प्लेटो अरिस्टोटल उसी ब्रेथ में एक छोटे उसमें पढ़ा दिया गया है। पर जो हम लोग का अपना हेरिटेज है उसके बारे में हम लोग अगर नहीं जानेंगे तो मतलब जैसे प्रणय ने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन की, गलत समझना ना जानने से ज्यादा खतरनाक है। और वो हम लोग, कई लोग, आधे हम्म। लोग जानते ही नहीं है, और जो जानते हैं वो गलत जानते हैं कौटिल्य को। तो जो प्रयास हम हम्म। लोग इस माध्यम के द्वारा करना चाह रहे हैं, आई थिंक मच वांटेड है। नहीं नहीं, बिल्कुल। और खासकर मुझे लगता है, और अभी जो एक तरीके का रिसर्जेंस है कि भाई हमें इंडिक थॉट चाहिए वगैरह, वो मैं देखता हूँ बेसिकली कि वेस्टर्न थॉट और वेस्टर्न थिंकिंग को हिंदी जार्गन में डाल के फिर बोल देते हैं ये हिंदुस्तानी हम्म। थिंकिंग है। तो वो मुझे और दुर्भाग्यपूर्ण हाँ लगता बिल्कुल। है। मतलब अर्थशास्त्र और कौटिल्य जैसा ग्रंथ हमारे पास में है, और उसमें जो थिंकिंग है वो अभी भी वो मतलब हमारे अंदर में घुसी हुई है। हमको बेसिकली उसको करप्ट देना नहीं है, होने देना बिल्कुल उसको चाहिए। समझना है, उसको वैल्यू करना है। हाँ बिल्कुल। हाँ, और आज के जमाने में अगर हम लोग बोले कि स्टेट ज्यादा महत्व रखता है धर्म से, तो आजकल के जो अपने आप को हिंदू धर्म के रक्षक मानते हैं उनको तो एकदम पचेगा ही नहीं वो बात। आई मीन काफी सीनियर पॉलिटिशियंस वगैरह ने कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस ट्रेडिशनल हाँ के बीच में उसको युद्ध बता बिल्कुल। दिया। और कौटिल्य तो सीधे बोल देते इसमें युद्ध किया, हाँ चलो हाँ, चुपचाप बैठो, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऊपर नहीं है, कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बट वो कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा डिसीजन लेता ये सोच समझ के कि इस पे लोगों का रिवोल्ट या विश्वास रिबेलियन। बना रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भी एक हाँ इम्पोर्टेंट हाँ। एस्पेक्ट है कि लोगों का। वो तो बिल्कुल हम्म, वो तो बात है जिसको आई मीन बोलते हैं ना, एक सरकार का हमेशा इकबाल बना रहना चाहिए। बिल्कुल। और उसके लिए योगक्षेम होना चाहिए तो सही है, अगर योगक्षेम नहीं हो रहा है लोगों का तो फिर वो तो गलत है ऐसा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, तो वो तो एक पैर। तो अब हम लोग इतना डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली विदेश नीति के मुद्दों पर, तो उसी पर ही आ जाते हैं थोड़ा डिटेल में कि जब हम लोग बात करते हैं अर्थशास्त्र और विदेश नीति की, तो अर्थशास्त्र के अनुसार सबसे पहले तो ये राज्यों के बीच में रिश्ते कैसे होने चाहिए, कैसा परिवेश क्या था तब का। अर्थशास्त्र में जो परिवेश की आपने बात कही है वो अर्थशास्त्र में डिस्क्राइब किया गया है एज मत्स्य न्याय। लॉ ऑफ द फिश उसको कहा गया है, कि जहां पे सेंट्रल अथॉरिटी जब नहीं होती है तो लोग आपस में एक दूसरे से लड़ाई करते हैं सुप्रीमेसी के लिए। क्योंकि मानव जाति स्वार्थी है। हाँ, मानव जाति स्वार्थी है, ये कौटिल्य ने मान लिया है, ग्रांटेड लिया है, और कहा है कि इसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। तो ह्यूमन नेचर को हम नहीं बदल पाएंगे। ह्यूमन नेचर लोभी है, ह्यूमन नेचर स्वार्थी है, तो उसको हम लोग नहीं बदल पाएंगे। तो उसको हम लोग कैसे हेज करें कि हमारे स्टेट क्राफ्ट को भी वो इफेक्ट ना करे, और उनके अपने मटेरियल वेलबींग का भी ध्यान रखा जाए। तो उसमें ये मत्स्य न्याय बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, बिकॉज मत्स्य न्याय है, केओस है, एनार्की है। तो उसमें कौटिल्य प्रपोज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या हुई कि लोग अपने प्रॉपर्टी के सुरक्षा के बारे में भयभीत हैं, एनार्की है, केओस है, तो उसमें वो अपने सुप्रीम एग्जीक्यूटिव पास लगते हैं कि आप मोनोपोली रखिए यूज ऑफ फोर्स की, बट इन रिटर्न हमें सुरक्षा दीजिए, हमें कंटेनमेंट ऑफ मत्स्य न्याय दीजिए, कानून और व्यवस्था स्थापित करिए, ताकि हम लोग एक अच्छी लाइफ लीड कर सकें। तो ये म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप होता है बिटवीन द रूलर एंड द रूल, और इसको कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं। लेकिन जब हम लोग राजमंडला की बात करते हैं, जो एक अंतरराष्ट्रीय स्फीयर की बात कर रहे हैं, उसमें एनार्किक एटमोस्फियर है, मत्स्य न्याय है, बट वहां सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि ये सब छोटे छोटे महाजनपदास हैं जिनमें कांस्टेंट इनफाइटिंग हो रही है, तो वहां पे कोई एक सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है। तो ये बिल्कुल आजकल जो हम लोग रियलिज्म बोलते हैं वो यही हुआ ना कि बिल्कुल राज्यों के बीच में जो रिश्ते बिल्कुल हैं उसके कोई एक सरबराह नहीं है जिसका सब कोई सुनते हैं, जैसे आज भी कोई यूएन की तो सुनेगा नहीं। तो उसमें एक बिल्कुल मत्स्य न्याय अभी भी है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है, लेकिन राज्य के अंदर बिल्कुल मत्स्य न्याय नहीं होता है ना।
ये सही बोला। हाँ, राज्य के अंदर अब उन्होंने एक बेनेवोलेंट मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात की है, तो वो इंश्योर करते हैं कि अनार्की ना हो, हम्म। क्योंकि वो लोगों को में लेजिटिमेसी भी चाहते हैं, तो वो उनका वेलफेयर का टेक केयर करते हैं, और वो उन लोगों को सुप्रीम अथॉरिटी दिया हुआ है राजा को, तो वो म्यूचुअली बेनिफिशियल एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अच्छा। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है, उसमें ये रियलिस्ट प्रिंसिपल्स यहाँ पे मान्य हैं, जैसे कि सब राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। सेल्फ हेल्प सिस्टम जिसको कहा गया है, केनेथ हम्म। वॉल्स ने कहा है, हम्म। तो वो लोग अपनी सुरक्षा के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज ही उनकी पहचान है। तो कोई स्टेट अपनी कैपेबिलिटी, अपनी सक्षमता से ही जाना जाएगा, और ये कौटिल्य का भी मानना है। तो इस तरीके से ये रियलिस्ट प्रिंसिपल्स कौटिल्य में कूट कूट के भरे हैं कि राज्य को अपनी सक्षमता बढ़ाते रहनी है। और इस संदर्भ में वो सब थ्योरी के बारे में बात करते हैं, हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। प्राकृतिस के बारे में बात करते हैं, जिसको आपको कंटिन्यूअली उसको आपको अपग्रेड करना है, अपने आप को और सक्षम बनाना है, ताकि उस राजमंडल में आपकी स्टेटस बढ़े और आप अपने फॉरेन पॉलिसी एंडेवर्स में सक्षम हो। तो एक चीज मेरे को यहाँ कजरी समझनी है कि जब अर्थशास्त्र में वो फॉरेन पॉलिसी बोलते हैं तो उनकी दुनिया सब कॉन्टिनेंट तक सीमित थी। बिल्कुल। हाँ, तो वो जो तो वो जो राजमंडल है वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर के ही जो राज्य थे उन्हीं से राजमंडल बना था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाहर का उनके बारे उन्होंने मेंशन किया है, या उनका क्या सोचना था कि उसके बाहर की दुनिया को वो अलग तरह से देखते थे, या वो इसी का एक कंटिन्यूएशन देखते थे? तो राजमंडला, पहले तो मैं थोड़ा एक स्पष्ट करना चाहूंगी यहाँ पे, जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग राजमंडला की है वो है सर्कल्स। अगर आप अपना दिमाग राजमंडल की तरफ लगाएं, तो जो आपने जो भी पिक्चर्स देखे होंगे वो कंसेंट्रिक मंडल्स के देखे होंगे। हाँ, कि बेसिकली सबसे अंदर जो विजिगिशु होता है वो हाँ खुद होता है, हाँ और उसके अराउंड उसका नेबर होगा, उसके अराउंड उसके पड़ोसी का पड़ोसी होगा। बिल्कुल। तो इस तरह से मंडल बनता है। तो वाकई उसका विवरण टेक्स्ट में ऐसे भी किया गया है कि बीच में विजिगिशु है, और उसके सराउंडिंग जो प्रॉक्सिमेट टेरिटरी है वो एनिमी की है, अरी की है, और उसके ऑल्टरनेट इंटरवीनिंग टेरिटरी के बाद जो टेरिटरी है वो उसके मित्र की है। तो वो ऑल्टरनेटिंग पैटर्न ऑफ अरी एंड फ्रेंड बनता जाता है टिल द लास्ट सर्कल। करेक्ट। तो उनका बेसिकली मानना है कि जो पड़ोसी होता है वो आपका, वो शत्रु नहीं बोलते, एडवर्सरी ज्यादा ठीक वर्ड है, कि भाई उससे आपका कॉम्पिटिटर टाइप है, या कॉम्पिटिशन है, आपको उससे बच के रहना है, या आपको उसको हड़पना है। हाँ, तो कौटिल्य के हिसाब से 3 चीजें जरूरी हैं एडवर्सरी को राइवल मानने के लिए, या कंपेरेटर को एडवर्सरी मानने के लिए। एक, ऑफ कोर्स, उसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन के लिए राजमंडला का विवरण किया गया है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि उसकी अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क क्या है, उसकी प्राकृतिक, जिसके बारे में हम लोग बताएंगे, उसकी अपनी सक्षमता क्या है। तो रिलेटिव पावर का बहुत ज्यादा टेक्स्ट में चर्चा किया गया है कि आपको अपनी पावर और अपने कंपेरेटर की पावर के बारे में सही ज्ञात होना चाहिए बिफोर आप कोई एक्शन लें। तो वो सेकंड पॉइंट है। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भविन है। भविन इंटेंशन को कहा गया है कि अगर आपका एक अप्रोक्सीमेट नेबर, एकदम आपसे अपनी टेरिटरी से लगा हुआ नेबर, अगर आपसे कहीं ज्यादा 10 गुना सक्षम है, लेकिन उसका इंटेंशन नहीं है आपको हार्म करना, तो वो आपका एडवर्सरी फिर भी नहीं होगा। अच्छा। तो हाँ, तो राजमंडला की जो रिजिडिटी जिस तरह से हम लोग समझते हैं और समझाई जाती है, वो रिजिडिटी नहीं है, बहुत ही फ्लूइड सा स्ट्रक्चर है। और वो फ्लूइड स्ट्रक्चर इसी वजह से है कि लोगों के इंटेंशंस, इंटरेस्ट, सक्षमता कॉन्स्टेंटली बदल रही है। तो जो बेसिकली जिसको आज की डेट में बोलते हैं कि भाई कोई परमानेंट एनिमी नहीं है, कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है, ये चीज कौटिल्य भी पहले से उन्होंने कोडिफाई कर रखी है कि भाई जो आज दोस्त है शायद कल नहीं रहेगा, लेकिन जो आज दोस्त नहीं है वो कल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका इंटरेस्ट परमानेंट है, आप दोस्ती और दुश्मनी अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे ही करेंगे, और कोई बेसिस पे नहीं। और नेबर्स की जहां तक बात है, उन्होंने ग्रेडेशंस दिए हैं नेबर्स के। तो अरि भविन है जो आपका हॉस्टाइल नेबर है, मित्र भविन है जो आपका फ्रेंडली नेबर है, और भृत्य भविन है जो आपका वैसल नेबर है। तो जो लोग आपकी सुपीरियोरिटी, सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको आप एज वैसल भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप उनको अपने किंगडम में नहीं हड़प रहे हैं, बट उनको आप एग्जिस्ट करने दे रहे हैं, बिकॉज वो आपके लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए एक बफर स्टेट बन जाता है फिर। जैसे हमारे आसपास है, अब मैं नाम नहीं लूंगा, अभी बीच में वहां के एक प्रधानमंत्री बहुत बुरा मान गए। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही थी कि
कि अपनी तरफ अपने फ्रेंड को फ्रेंड बनाए रखना जरूरी है, और ये जरूरी नहीं है कि आप उनको हड़प ही लें। हड़प लें। हाँ बिल्कुल। तो ये राजमंडला का अपना वो है। 12 स्टेट्स हैं राजमंडला में, एंड इन 12 में ऑफ कोर्स मतलब वो ऑल्टरनेटिंग पैटर्न्स होते हैं, बट इन 12 में 2 स्टेट्स इंपॉर्टेंट हैं ज्यादा अपार्ट फ्रॉम विजिगिशु। एक है मध्याम। मध्याम स्टेट को मिडिल किंग कहा गया है। तो उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है कि मध्याम की जो टेरिटरी है वो आपकी विजिगिशु और अरी से लगी हुई है, और वो बोथ अरी और आपसे बड़ा है, आपसे दोनों से को मिला के आपसे ज्यादा सक्षम है, और उसकी कैपेबिलिटी आपको भी हेल्प करने की है, आपके अरी को भी हेल्प करने की है, आपको यूनाइटेड रखने की भी है, आपको डिसयूनाइटेड रखने की भी है। तो वो मध्याम का बहुत क्रूशियल रोल राजमंडला में दर्शाया टेक्स्ट में। जो एक 12th स्टेट है वो न्यूट्रल किंग उदासीना का है, जो बहुत ही बड़ा स्टेट है। वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस राजमंडला से थोड़ा हट के है, और वो मध्याम से भी बड़ा है, अरी और विजिगिशु से भी बड़ा है, और उसका भी वही कैपेबिलिटी है कि वो मध्याम को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, अरी को भी। तो ये जो डायनामिक्स आप पूछ रहे थे कि सबकॉन्टिनेंट के बाहर का क्या है, वो उस सेंस में मध्याम और उदासीना राजमंडला में है, फिर भी आपके इमीडिएट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से हटकर है। ओके, तो उनको उस समय अभी अभी आज की डेट में देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा यूएस इंडिया चाइना हो गया। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और चाइना तो अपने आप को मिडिल किंगडम बहुत टाइम से बोलता आ रहा है, तो ये क्या कोइंसिडेंस है कि चाणक्य ने भी एक मध्यांग वर्ड का यूज किया? नहीं, वो मिडिल मिडिल का अलग ही मीनिंग है। मिडिल हाँ, किंग मतलब ही इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, इन दैट सेंस इट्स द मिडिल किंग। हाँ, यस। लेकिन यहाँ अच्छा कोइंसिडेंस है, हाँ, याद रखने के लिए अच्छा है। हम लोग इस एपिसोड के साथ वो राजमंडला का एक चित्र भी अपलोड करेंगे, तो जिससे कि ये बात समझ में भी आ जाएगी श्रोताओं को। बिल्कुल। उसमें 12 स्टेट्स का विवरण भी है। उसमें ये भी है कि जो मतलब डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बहुत जरूरी है। तो अगर जो विजिगिशु को हम देख रहे हैं राजमंडला में जो कार्यरत हैं, वो किस तरफ अपना एडवांस कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में अलाइनमेंट ऑफ स्टेट्स अलग होते हैं, और उनके पीछे रेयर में अलाइनमेंट ऑफ स्टेट्स फर्क होते हैं। उनको समझना, आई थिंक उस डायग्राम के थ्रू प्रणय अगर आप अपलोड कर दें तो श्रोताओं को समझ में आएगा कि हील कैचर और पार्शनी ग्रे और अक्रान वगैरह कैसे अपने आप को अलाइन करते हैं एक बार अटैक शुरू हो जाए। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि तब तो जो अटैक है वो मतलब ग्राउंड पर ही होता होगा, तो उसकी वजह से थोड़ा क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं वो थोड़े बदलते रहते हैं। ठीक है, तो ये अभी थोड़ा समझ में आ गया राजमंडला क्या है और वो कैसे मत्स्य न्याय से रिलेटेड है। भी उसके बाद आप बोल रहे थे प्रकृति के बारे में, तो ये प्रकृति क्या है ये, और वो आज की दुनिया में हम लोग क्या पावर बोलते हैं, नेशनल पावर, उससे रिलेटेड है क्या? बिल्कुल बिल्कुल प्रणय, आपने सही पकड़ा। तो जब हम कहते हैं कि अर्थशास्त्र लिखा गया था कि इस वजह से कि एक राज्य सफलतापूर्वक समृद्ध एक वेलफेयर स्टेट बना पाए, उसके लिए कौटिल्य ने नॉट जस्ट वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स की बात की है, बट हार्ड पॉलिटिकल मटेरियल पा की भी बात की है। उस संदर्भ में वो सप्तांग की बात करते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा चर्चा है सप्तांग की पूरे टेक्स्ट में, और इसका शाब्दिक अर्थ है सप्त अंग, 7 अंग। और ये 7 अंग बॉडी के 7 अंग हैं, और ये जुड़ के एक राज्य की क्षमता बनाते हैं, जैसे बॉडी के पार्ट्स एक बॉडी को बनाते हैं। और इनफैक्ट इनका कंपैरिजन आयुर्वेद से किया गया है, बिकॉज आयुर्वेद में भी 7 अंगों का विवरण है, और उनमें उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में बात करता है। और अर्थशास्त्र भी इन 7 प्रकृति के कैलामिटीज जैसे व्यासना की तरह उनको के बारे में भी बात करता है। तो ये बॉडी पार्ट्स हैं जिनमें कैलामिटीज या व्यासनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में सप्तांग थ्योरी के बारे में बात किया गया है टेक्स्ट में। अब ये 7 अंग क्या हैं और किस बॉडी पार्ट को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड, जो स्वामी है वो हेड है, दैट इज पार्ट ऑफ द बॉडी, वो हेड है। अमात्या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जिनको मंत्रिमंडल कहा जा सकता है, वो आंख है। तो ये जरूरी है कि समझना कि हेड क्यों है, क्योंकि हेड से ही सब विचारधारा फ्लो करती है, फाउंटेन है वो पूरे उसके। अमात्या आईज इसलिए हैं क्योंकि उनको
इंटेलिजेंस का काम दिया गया है कि वो पूरे राज्य पे अपनी नजर रखें, इसलिए उनको आइस की तरह माना गया है। जनपद जो पॉपुलेशन और टेरिटरी है, उनको पैर माना गया है, ऑफ द किंगडम। दुर्ग जो डिफेंस मैकेनिज्म है, फोर्ट है, उसको हाथ माना गया है, जो अगर आप देखें कि कोई आपको अटैक करे तो सबसे पहले आपके हाथ उठ जाते हैं, दैट सेंस वो उसको दर्शाते हैं। अच्छा। कोश मुंह को किया गया है, कोश मतलब आपको फीड इन करना है, सच उस तरह से, हाँ, हाँ, माउथ हाँ। की तरह किया गया है। पेट नहीं भरा हाँ तो कुछ नहीं हाँ, हुआ फिर। एग्जैक्टली। दंड हार्ट है। तो हार्ट इसलिए है क्योंकि जो दंड का एक्सीलेंसेस टेक्स्ट में बताया गया है, वह सिर्फ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ नहीं है, मोराल पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस है। तो मतलब आर्मी का मोराल क्या है, अगर मोराल लो है तो जितने भी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ हो वो आर्मी सक्षम नहीं होगी। इस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है टेक्स्ट में। और मित्र को ईयर्स का दर्जा दिया गया है। तो मित्र एक बहुत ही यूनिक इंक्लूजन है। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क एक स्टेट की, अगर आप देखें तो कोई भी स्टेट का कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क में कोई आउटसाइड कभी नहीं हम लोग ने सुना है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कौटिल्य ने एक मित्र जो आउटसाइड द स्टेट फैक्टर है, उसको भी एक स्टेट फैक्टर में इंक्लूड किया गया है। और ये बहुत जरूरी है बिकॉज मतलब अगर छोटे देश के भी खूब सारे एलाइज हों तो उसकी नेशनल पावर ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। बढ़ जाती है, हाँ। बट अगर आप ध्यान से अगर इसको सप्तांग थ्योरी को समझें, तो जो मैंने ऑर्डर आपको बताया है, ये ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस में आपको ये सातों प्राकृति के बारे में हमने बताया है। तो स्वामिन हेड है, उसके बाद अमत्या है, उसके बाद जनपद है, उसके बाद दुर्ग है, फिर कोष दंड, और लास्ट में मित्र है। और कौटिल्य ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर ये ऊपर के 6 वालों से आपका काम नहीं चल रहा है, तभी आप ये 7th को इन्वोक करिए। तो हाँ, तो ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जब आप 7th को इन्वोक कर रहे हैं, तो आप अपनी वल्नरेबिलिटी भी बढ़ाएंगे ना, मतलब आप किसी एक आप किसी से कुछ मांग मांग रहे रहे हैं, हैं तो फिर आपको बिल्कुल। उसके लिए कुछ देना भी पड़ेगा, अपनी ऑब्लिगेशन आपने बढ़ा ली। ज्यादातर आपको अपनी सक्षमता से ही राज्य को चलाना है, बट अगर कोई इमरजेंसी ऐसी आ ही गई तो आपको मित्र को यूज करने में सोचना नहीं चाहिए, बट एज अ लास्ट रिजॉर्ट। तो ये बहुत जरूरी है सप्तांग थ्योरी का ये अंश। तो ये तो बहुत ही मजेदार बात है। तो जब मत्स्य न्याय है इसलिए हर राज्य को अपनी क्षमता बढ़ानी है, और क्षमता बढ़ाने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स हैं क्षमता बढ़ाने के लिए, वो भी ये सप्तांगा में दिया हुआ है। बिल्कुल, मतलब आपको कुछ और सोचना ही नहीं है, आप बस ये चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते जाइए और करते जाइए। कुछ अपना दिमाग ही नहीं लगाना है। हाँ, बिल्कुल। और जो ये विदेश नीति की बात है जहां तक, वो इस सप्तांग थ्योरी पे कंप्लीटली निर्भर है, क्योंकि आप जो फॉरेन पॉलिसी मेजर अडॉप्ट करेंगे वो आपकी सक्षमता दर्शाती है। तो हम लोग अगर षड्गुण्य नीति के बारे में बात करें तो हाँ, षड्गुण्य, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कजरी की। हाँ, मतलब क्या एक राष्ट्र जो दूसरे राज्यों के खिलाफ क्या क्या कर सकते हैं, मतलब क्या क्या हथकंडे अपना सकते हैं, और वो फिर सप्तांग से उनका रिश्ता कैसा है वो समझ लेते हैं। बिल्कुल। तो जैसे हम लोग ने बहुत पहले चर्चा की थी कि ये कैसे अर्था स्कॉलर्स के बारे में बात करते हैं, फिर बहुत अथॉरिटेटिवली कौटिल्य कहते हैं कि नहीं ये नहीं है और ये है, वो इस केस में उन्होंने यूज किया है। तो उन्होंने कहा है कि पहले के जो अर्था स्कॉलर्स हैं उन्होंने कहा है कि 2 ही विदेश नीति हैं, पीस है या वॉर है, और कोई तीसरा नहीं है। बट कौटिल्य कहते हैं कि एग्जैक्टली 6 विदेश नीति हैं, और हर सिचुएशन में यही 6 का उपयोग हो सकता है। एंड क्लियरली कहते हैं कि पीस एक एंड है, वॉर एक एंड है, और इस बीच 4 और हैं जो, और ये 6 हर सिचुएशन में आपको ये 6 पार करा सकते हैं अगर आपने सही नीति का उपयोग किया है तो विदेश नीति आपके प्रकृति के शक्ति पर आधारित है। ये बहुत एस्पेक्ट है। वो आई थिंक मॉडर्न डे फॉरेन पॉलिसी मीटिंग में भी हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग को कितना अग्रेशन किसी स्टेट के विज़िबी दिखाना है, डिपेंडिंग ऑन हम लोग का रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है। तो वो उपयोगी है हम लोग के लिए वर्तमान में भी। और आपका कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क प्रकृति की शक्ति को मिलाकर बनता है। लेकिन कोई भी एक्शन लेने से पहले कौटिल्य सलाह ये देते हैं कि आप ना कि अपने ही कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क को देखें, राज्यमंडला में जितने भी 12 राज्य हैं उनके भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को आपको देखना है। तो वो जो मैथ्स थोड़ी बहुत करते हैं बुक 6 में, उसमें वो 72 कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स निकालते हैं कि आप ये 72 कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स
12 राष्ट्रों को मिला के जो बनते हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही आपको अपने पॉलिसी का चयन करना है। अरे दैट ये इज तो हाउ काफी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फॉरेन हो गया। पॉलिसी। हाँ हाँ, हाँ हाँ, पर बिल्कुल। नहीं आप थोड़ा रिवाइंड करते हैं। आप बोल रहे थे कि ये दो वो प्रणय क्या बोल रहा था कि राज चलाना आसान काम है। हाँ, वही। नहीं हाँ अभी आप बिल्कुल। अभी कजरी ने बोला था कि बस किताब पढ़नी है और करना है। मुझे लगता है किताब करने के पढ़ने के बाद भी बहुत हाँ, कॉम्प्लेक्स होने वाला। किताब अगर आपने बुक 1 राजा ने पढ़ लिया है और उस तरह की ट्रेनिंग ले ली है तो उसको कोई डिलेमास नहीं होंगे दिमाग में। वो क्लियरली, बिकॉज उसके लिए धर्मा स्पष्ट होगा कि इस समय मुझे ये ही करना है, कोई और रास्ता नहीं सूझेगा। तो वो डिलेमास को हटाने के लिए बुक 1 ट्रेनिंग ऑफ द रूलर बहुत जरूरी है। तो हाँ अभी तक मैं उस स्तर पे पहुंचा नहीं हूँ। तो लेकिन हम लोग उस सवाल पे आ जाते हैं जब आपने बोला एक तरफ वॉर है एक तरफ पीस है, बीच में और चार कौन कौन से हैं फिर विदेश नीतियां? तो जैसे एक तरफ पीस है, उसको टेक्स्ट में समधि बोला गया है, और नॉर्म्स दिए गए हैं कि बेसिक कब यूज होते हैं। तो उसमें समधि के लिए कहा गया है कि जब प्रतिद्वंदी आपसे ज्यादा सक्षम हो तो आप ऑब्वियसली कंसिलिएशन का रूट लेंगे, लॉजिकल सी बात है, क्योंकि आपके और ये भी कि आने वाले दिनों में भी वो आपसे ज्यादा सक्षम रहेगा, ये जरूरी है जानना, तब आप संधि अपनाते हैं। विग्रह जो शत्रुता इंक्लूडिंग युद्ध का मतलब है, वो जब आप ज्यादा सक्षम हैं, राइट। तो वो क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब प्रतिद्वंदी ज्यादा सक्षम है तो आप पीस अपनाएंगे, और जब मतलब आप ज्यादा वो हैं तो आप विग्रह अपनाएंगे। और उसके बाद फिर 4 और आते हैं, उसमें एक आसन है। आसन मतलब न्यूट्रल, चुप रहना ना। चुप रहना इज नॉट नॉन एक्टिविटी, बहुत स्ट्रेटेजिक वैल्यू है चुप रहने में, बिकॉज अब कोरिलेशंस ऑफ फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। तो आपको ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली आपकी प्रतिद्वंदी किस साइकिल ऑफ उस पे है, एडवांस में है, और आप अपने भी बारे में सोच रहे हैं कि किस मतलब आप कॉन्टेम्पलेशन मोड में हैं, नॉट कि आप नॉन एक्शन मोड में हैं। आप वेट कर रहे हैं कि वो पल्ला किस तरफ गिर रहा है, उस हिसाब से नेक्स्ट स्टेप लें। तो वो एक आसन का स्टेज है। नेक्स्ट इज यना। यना, यना मतलब मार्च करना, कि मतलब आपकी सक्षमता आपके प्रतिद्वंदी से ज्यादा बढ़ती हुई आपको दिख रही है, तब आप मार्च करना शुरू करते हैं। और यना का मतलब ऑगमेंटेशन भी है, क्योंकि आप अपने तो कौटिल्य का सबसे क्लियर रूलर के लिए एडवाइस ये है कि आपको कुछ हो ना हो, आपको अपनी प्राकृति हमेशा बढ़ाते रहनी है, बिकॉज वही आपका मतलब सक्सेस होने का वही आपका वो है। तो जब आपकी सक्षमता बढ़ रही है, जब आपने अपने प्राकृतिक को ऑगमेंट कर लिया है, तब आप मार्च करना शुरू करते हैं। तब क्लियर वो नहीं हुआ है, बट आप अनुमान लगा रहे हैं कि आप जब तक वॉर की स्थिति तक पहुंचेंगे तब आप सब्सटैंशियली उससे ज्यादा केपेबल होंगे और वॉर जीतेंगे। आपकी शक्ति आपके प्रतिद्वंदी के मुकाबले बढ़ रही है, इस स्थिति में आप यन का यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज संश्रय। तो फॉर ऑल ऑफ क्षत्रियज वैलर, ही सेज संशय कुड आल्सो बी पॉसिबल फॉरेन पॉलिसी मेजर, कि जब आप सहारा लेने का अपना अप्रोच रखते हैं, कि जब प्रतिद्वंदी की शक्ति आपसे तेज बढ़ रही है और आप जानते हैं कि उसका अटैक आप नहीं सह पाएंगे, तो आप सीधे संशय फॉलो करते हैं, जब आप एक ऐसे देश का सहारा लेते हैं जो आपके प्रतिद्वंदी से ज्यादा पावरफुल है। ऑब्वियसली, बिकॉज अगर आपको अपने प्रतिद्वंदी को बेब पे रखना है तो उसके मुताबिक आपको सहारा लेना पड़ेगा, तो वो संश्रय की पॉलिसी है। ये जो एक और पॉलिसी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो द्वेधि भाव है, विच इज ड्यूअल पॉलिसी। तो ये 2 मायनों में समझी जाती है। एक, कि एक राज्य से आपने दोस्ती की है और दूसरे से दुश्मनी, क्योंकि आप दूसरे से दुश्मनी के लिए आपको एक से दोस्ती और सहारा लेना पड़ रहा है, इसलिए उस सेंस में वो द्वेध भाव हो जाता है। पर द्वेध भाव इस सेंस में भी समझा जाता है कि आप एक ही देश से दुश्मनी भी है, दोस्ती भी है, पर 2 डिफरेंट स्तरों पे है। तो जैसे इंडिया की पॉलिसी अगर चाइना के साथ लें, तो इकोनॉमिक लेवल पे जो हम लोग का कोऑपरेशन है वो द्वेध भाव इन दैट सेंस हो सकता है। बॉर्डर क्लैशेस एक्सेट्रा, डोकलाम जो भी हुआ, वो एक तरह से द्वेध भाव पॉलिसी इंडिया और चाइना की बतलाई जा सकती है पोटेंशियली। सो वो द्वेध भाव है। और इन नीतियों में कोई रैंकिंग नहीं है, ये जरूरी है जानना, बिकॉज यूजुअली जब कोई भी चीज का इन्यूमरेशन टेक्स्ट में कौटिल्य करते हैं, उनको वो हायरार्किकली ऑर्डर कर देते हैं।
मतलब हर चीज, चाहे वो अर्थ काम, धर्म काम हो, या वो फिलोसफीज हो, वेदास, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, या वो उपायास हो, साम दान भेद दंड हो, सो सब चीज ऑर्डर्ड है। एंड ही ऑलवेज सेज ये वाला इज लाइटर देन द प्रीवियस वन, मतलब इट्स बेटर देन द प्रीवियस वन करके वो हमेशा ऑर्डर करते हैं। बट जो जहां तक सिक्स फोल्ड पॉलिसी षडगुण्य नीति है, वो कहीं से ऑर्डर्ड नहीं है, क्योंकि सब सिचुएशन के आधार पे उपयोग किए जाते हैं। मतलब इस सिचुएशन में क्या सही होगा वो निर्णय रूलर को लेना है, और उस निर्णय को लेने के लिए उसकी ट्रेनिंग जरूरी है। अच्छा, तो मतलब ऐसे नहीं है कि वॉर तभी किया जाए जब लास्ट और कोई बाकी 5 चीजें नहीं चले तभी वॉर किया जाए? नहीं, तो वॉर एज अ लास्ट रिजॉर्ट वो रिकरेंट थीम थ्रू आउट है। और वो मैं आपको बताना चाह रही थी कि कुछ सिद्धांत हैं जो परमानेंट है फॉरेन पॉलिसी के। फॉरेन पॉलिसी मेजर्स बदलते रह सकते हैं। तो जैसे वॉर इज द लास्ट रिजॉर्ट, ये हम लोग को पता कैसे चलता है? बहुत सारे उदाहरण है टेक्स्ट में। एक तो वो कहते हैं कि 3 शक्तियों के बारे में वो बात करते हैं, मंत्र शक्ति, प्रभाव शक्ति और उत्साह शक्ति। मंत्र शक्ति पावर ऑफ काउंसिल है, कि जो आपके मंत्रिमंडल का काउंसिल है, जो आपको वो काउंसिल करते हैं, वो मंत्र शक्ति है। प्रभाव शक्ति आपका माइट है, आर्मी का, ट्रेजरी का, वो आपका माइट है। और उत्साह शक्ति आपका वैलर है, आपका करेज है, आपकी ब्रेवरी है, आपकी जनरलिटी है, तो वो उत्साह शक्ति है। और वो कौटिल्य उनको रैंक ऐसे ही करते हैं कि मंत्र शक्ति सबसे ऊपर है, प्रभाव शक्ति लास्ट है, सेकंड है, और उत्साह शक्ति लास्ट है। ऐसे ही जब वो उपायास का चयन करते हैं तो साम दान भेद के बाद ही दंड आता है। मतलब आपने जब कंसिलिएशन, गिफ्ट्स, डिसेंशन यूज कर लिया है और नहीं काम आया है, तभी आप फोर्स का यूज करेंगे। तो इससे पता चलता है कि फोर्स तो लास्ट रिजॉर्ट में यूज होने ही होना है। और क्यों फोर्स लास्ट रिजॉर्ट में यूज होना है ये भी उन्होंने स्पष्ट किया है, क्योंकि वॉर की सिचुएशन में 3 चीजें होती हैं, क्षय, व्यय और प्रवास। क्षय लॉस है, व्यय एक्सपेंसेस हैं, खर्च है, और प्रवास है जब आर्मी अपनी फैमिली को छोड़ के जाती है तो वो डीमोरलाइज हो जाती है। मैंने अ लॉन्ग हॉल वॉर, तो उसमें वो आर्मी पे डीमोरलाइज होती है और हारती है। तो इस सभी सूरतों में वॉर तो अवॉइडेबल है ही, बिकॉज आपको सब मेजर्स अपना लीजिए ताकि वॉर ना करना पड़े, क्योंकि अगर तभी क्षय और व्यय तो होगा ही। तो डिप्लोमेसी ट्रम्प्स ओवर एक्चुअल फाइटिंग ऑफ वॉर, ये तो बहुत क्लियर है। बट एक जीरो सम फॉर्मेट के बारे में भी बात करते हैं कौटिल्य टेक्स्ट में, कि अगर कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा अटैक आपके ऊपर आ रहा है फ्रॉम योर नेचुरल एनिमी, तब आप ये नहीं सोचेंगे कि वॉर क्षय व्यय प्रवास करेगा या इससे हमारी इतनी कोश खाली हो जाएगी। तब डिफेंस बिकम्स सबसे महत्वपूर्ण। और उस समय आपके पास जो भी मेन मटेरियल वेल्थ है, आप सब दांव पे लगा देंगे। आप अपने मित्र का हेल्प भी ले सकते हैं, बट आपको वो अपनी टेरिटरी को डिफेंड करना है। तो वो जीरो सम फॉर्मेट में आप वॉर एज अ लास्ट रिजॉर्ट डाइल्यूट हो जाता है। बट इन ऑल अदर सर्कमस्टांसेस वॉर लास्ट रिजॉर्ट ही रहता है। और प्रणय, इसमें एक चीज जैसे और मेरे को समझ में आती है कि आपकी जो पॉलिसी होगी वो किसी एक ही पॉलिसी हर देश के लिए तो नहीं हो सकती है, तो करेक्ट। इसीलिए भी इसमें रैंकिंग नहीं हो सकती, क्योंकि आपको हर देश के लिए एक अलग पॉलिसी बना के रखनी पड़ेगी। बिल्कुल एकदम बिल्कुल। रियलिस्ट टेक्स्ट है। अगर हाँ दूसरा हाँ जो बिल्कुल। अरिभाविन है उसकी क्या प्रकृति होगी उस पे डिसाइड होगा मतलब। डिसाइड पर होगा। मैं एक बात में बिल्कुल। कंफ्यूज और हो गया कजरी की। हम लोग बोल रहे थे ये 6 पॉलिसीज अपना सकता है एक राज्य दूसरे राज्य से, फिर ये साम दाम और भेद दंड ये क्या है? ये भी तो पॉलिसीज हुई है ना? हाँ हाँ, तो मैं उस पे आने ही वाली थी। तो उपायास जो हैं वो कौटिल्य की ओरिजिनल कॉम्पोजिशन नहीं है। मतलब इन द सेंस कि महाभारत में भी उपायास का प्रयोग किया गया है। एंटीसीडेंट जितने भी टेक्स्ट हैं, उपायास कॉमन प्लेस नॉलेज था जब अर्थशास्त्र लिखा गया। तो उपायास को बुक 6 जो फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करता है उसने मेंशन किया है। और आंग्ले जो माने जाते हैं बहुत अच्छे, जिन्होंने ट्रांसलेशन किया है, वो कहते हैं कि उपायास और षडगुन्यास एक तरह से ओवरलैप करते हैं, इन द सेंस कि जो उपायास की साम पॉलिसी है, कंसिलिएशन पॉलिसी है, वो एक तरह से समधी है फॉरेन पॉलिसी की। हाँ और हाँ हाँ। हाँ, और जो ये दंड है वो विग्रह की तरह है। तो वो थोड़े ओवरलैप्स ढूंढते हैं बिटवीन उपायास एंड षटकुन्यास, और वो सही भी है। लेकिन कौटिल्य ने ये क्लियरली मेंशन किया है कि षटगुण्य नीति विदेश नीति तक सीमित है, वेरएज जो उपायास है वो
ज्यादा जेनेरिक है। वो एक फादर रिकैल्सिट्रेंट सन को कैसे अपने फोल्ड में लाए, उसमें भी यूज हो सकता है। वो एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच के रिलेशनशिप में भी सामदान भेददंड यूज हो सकता है। तो उपाया मोर जनरल टर्म रिलेशनशिप्स में यूज होते हैं, और षटगुण्य हाँ नीति समझ गया, मतलब में यूज होता षटगुण्य है। नीति फॉरेन अम, पॉलिसी के लिए, और वो थोड़ा जनरल कॉन्सेप्ट है। हाँ, बट उपायस का जो यूज है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग बताया है कौटिल्य ने। उन्होंने कहा है कि सिंगल यूज, ऑल्टरनेट यूज और कंबाइंड यूज, हाँ तीनों बोला है। सिंगल यूज मतलब साम अलग, दाम अलग, दान अलग, भेद अलग, दंड अलग। ऑल्टरनेट यूज मतलब आपने साम किया, फिर दान किया, फिर गेम साम थियोरी। किया, फिर भेद किया, हाँ हम्म। गेम थ्योरी। हम्म। एंड कंबाइंड यूज कि आप चारों एक साथ भी यूज कर सकते हैं। हम्म। तो इस सेंस में अगर कोई पूछे कि आप एक कंट्री की तरफ आपकी क्या फॉरेन पॉलिसी नीति है इन कॉटिलियन फ्रेमवर्क, तो अगर आप चार डिफरेंट षटगुण्य नीति फॉलो कर रहे हैं वो भी वैलिड है, हम्म। बिकॉज उपायस में भी कंबाइंड यूज प्रेफरेबल है। अच्छा। कंबाइंड यूज फेचेस बेटर रिजल्ट्स। तो ऐसे में अगर आप चाइना के साथ तीन चार पॉलिसीज का एक साथ भी प्रयोग कर रहे हैं तो वो गलत नहीं माना जाएगा या इनवैलिड नहीं माना जाएगा। तो षटगुण्य नीति एक से ज्यादा भी एक स्टेट के साथ यूज की जा सकती है। वाह। वाह, तो ये तो आपने पूरा मतलब कवर कर लिया, मत्स्य न्याय से शुरुआत करके सप्तांग और फिर सद्गुण्य, उपाय, प्रकृति, सब हम लोग अब थोड़ा बहुत समझ में आ गया, क्लैरिटी हो गया। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि आपको कोई ऐसे उदाहरण मिले हैं कि ये अर्थशास्त्र का प्रयोग हमारे भारत में हुआ है, स्वतंत्र भारत में, ऐसा कोई उदाहरण है आपके पास? तो जैसे आपने स्वतंत्र भारत की बात की है, तो मुझे तो सबसे पहले जो अपने फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनमें ही बहुत सारे कॉटिलियन प्रिंसिपल्स मुझे लगे उनके शासन में। स्टार्टिंग विद बिल्डिंग ऑफ प्राकृतिस, मतलब पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन आप समझ लीजिए, अपने पैरों पे खड़ा खड़ा होना। फॉरेन, अच्छा संधि का जो कंसिलिएशन का फॉरेन पॉलिसी नीति का जो विवरण किया गया है टेक्स्ट में, वो यही है कि जब आपकी क्षमता आपको बढ़ानी है और आप फॉरेन एंटेंगलमेंट्स में नहीं घुसना चाहते हैं बिकॉज वो आपके रिसोर्सेज को सैप कर सकता है, तब आप संधि का अप्रोच करते हैं। तो वो देखिए तो एक तरह से नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है कि नेहरू ने ये डिसाइड किया कि इस समय इंडिपेंडेंट इंडिया में इतनी ज्यादा डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं। ऑफ पार्टीशन उस समय हुआ था, माइग्रेंट पॉपुलेशन की प्रॉब्लम थी, पॉवर्टी थी, फैमिन्स हुए। तो वो सब चीजें ज्यादा जरूरी थी नेहरू कि दैन इंटरनेशनल स्तर पे किसी का साइड लेके वॉर कैंप्स ज्वाइन करना। तो वो एक तरह से, हाँ, पर उसमें एक ये भी था ना, मुझे लगा कि सिर्फ एक किसी को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, उसमें भी द्वैत भाव हो सकता है, आप दोनों से फायदा ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक नेहरू ने हम्म। कोशिश भी की बिकॉज हम्म। एक एक के साथ जुड़ जाना वुड अमाउंट टू कि जब वो वॉर पे जाए तो आपको भी उसके साथ, तो एलाई होना जरूरी नहीं है। तो आपने हम्म। उनको यूज किया टू द एक्सटेंट कि आप अपनी डोमेस्टिक क्षमता बढ़ा सकें, बट आपने कोई कमिटमेंट नहीं दी। तो इसको ऑनटॉन्ट नहीं कह, अलायंस नहीं कह के ऑनटॉन्ट कह सकते हैं कि आप जुड़े रहे कि आपको पता है कि वो सब एडवांस कंट्रीज हैं, उनकी हेल्प आपको जरूरी होगी। तो उस स्तर तक आपने हेल्प ली जितनी आप अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ना खो दें। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक और टर्म है, फ्रेज है जो टेक्स्ट में इट्स नॉट स्टेटेड बट इट्स प्रेवलेंट कि द फैक्ट कि जो पहली सिक्स प्रकृतिज हैं उन्हीं को आपको कंसंट्रेट करना है, मित्र को लास्ट एक्सक्लूड इंक्लूड करना है जब आपको कोई रिजॉर्ट ना रहे। तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ही एक तरह से हुई कि आप अपनी क्षमता पे अगर हैं तो आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, और अगर आपने किसी और की हेल्प ली है तो यू विल बी डिक्टेटेड बाय द पर्सन हु यू हैव सॉट हेल्प फ्रॉम। तो उस लेवल पे वो है। देन इंटेलिजेंस कल्चर की जहां बात है, हम लोगों ने ऑफकोर्स अर्थशास्त्र के बारे में नहीं बात किया है इंटेलिजेंस के बारे में, बट इंटेलिजेंस कल्चर बहुत ही वाइब्रेंट है टेक्स्ट में। मतलब आप अन्वेक्षिकी से ही ले लीजिए, साइंटिफिक इंक्वायरी इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, और फैक्ट्स गैदरिंग इज इंटेलिजेंस। तो रॉ डेटा को ऐसे सिंथेसाइज किया जाता है कि वो इंटेलिजेंस बन जाती है, उस इंटेलिजेंस के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग इज डन। एंड जितने भी नेहरू ने आईजीपीज एंड कॉन्फ्रेंसेस ऑफ आईजीपीज में एड्रेस किया है, उसमें उन्होंने नॉट ओनली इंटेलिजेंस की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है बट कोट भी किया है। इनफैक्ट उनका कोट अनकोट इनडायरेक्ट मेथड के बारे में भी बताया है कि कैसे वॉर से हम लोग को वॉर अवॉइड करना चाहिए, और जो प्रतिद्वंदी देश है
उनकी सक्षमता को कम करना चाहिए, उनमें डिसेंशन लाना चाहिए, उनमें इस तरह का करना चाहिए कि आपको वॉर की जरूरत ही ना पड़े। तो इनडायरेक्ट मेथड की बात होती है। वो मुद्र राक्षसा की बात करते हैं। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 5 पेजेस उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कौटिल्य के अर्थशास्त्र पे लिखा हुआ है। मतलब उनको समझ बहुत अच्छी थी, पकड़ थी, और उन्होंने उसको प्रैक्टिस में भी कुछ मतलब मेरे हिसाब से काफी हद तक लाया है। और ये तो मतलब बहुत अच्छी चीज है कि शुरू से ही हमने कॉटिलियन थॉट को काफी अपना के रखा, और इसमें काफी कंटिन्यूटी भी है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ नेहरू, मतलब बाद में बाकी भी जो प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह आए हैं तो उसमें कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो कजरी में भी। हाल फिलहाल के कोई नॉन कांग्रेस, किसी को ये ना लगे हम पार्टीजन बात नहीं कर रहे हैं, मतलब आई थिंक अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज काफी कंसेंसस है इन सब पॉलिसीज पे। बिल्कुल, मतलब आप वाजपेयी की सरकार ले लीजिए, जिन्होंने मतलब न्यूक्लियर टेस्ट भी 1998 में पोखरान करवाए। तो लोग कहते हैं कि अग्रेसिव पॉलिसी है बीजेपी की, ये वो एक्सेट्रा। बट अगर उसको आप ध्यान से सोचें और देखें तो 1989 में ही राजीव गांधी के अंडर ही हम लोग काफी रेडी थे करने के लिए। इनफैक्ट नरसिम्हा राव के अंडर 96 में हम लोग करने भी जा रहे थे, जब यूएस सैटेलाइट ने कैच कर लिया और फिर प्रेशर डाला और हम लोग को उसको पुट फॉरवर्ड करना पड़ा। तो फाइनली जो ये न्यूक्लियर टेस्ट हुआ वाजपेयी के अंडर, वो एक पर्टिकुलर पार्टी की नीति की वजह से नहीं हुआ। कंटिन्यूअस कल्चर था ऑफ सेल्फ डिफेंस, और सेल्फ डिफेंस उस समय जरूरी था बिकॉज हम लोग के पास पाकिस्तान और चाइना न्यूक्लियर पास प्रॉक्सिमिटी में थे, तो उसकी जरूरत। तो रिलेटिव पास पार की जहां बात हो रही है, तो उसमें न्यूक्लियर वेपन्स ना होना, कौटिल्य वुड नॉट एडवाइज दैट। So I would say कि even under Vajpayee government, Kautilya नीति was pretty much in place. बिल्कुल। और मैं तो इनफैक्ट बोलूंगा कि इवन अभी मोदी सरकार के अंडर में भी जिस तरह से डोकलम वगैरह को संभाला गया है, बेसिकली एक तरीके का एक्नॉलेजमेंट है कि भाई चाइना एक अभी बड़ा पावर है और हमको उससे पंगा नहीं लेना चाहिए ज्यादा। हाँ। पर सौरभ, मुझे तो ये, मैं इस बात से सहमत बिल्कुल भी हाँ। नहीं हूँ कि अच्छा। कौटिल्य नीति को हमारे सब प्रधानमंत्रियों ने फॉलो किया है या ऐसा कुछ, क्योंकि कई जैसे हालिया चीजें भी हुई है, जैसे मालदीव्स के साथ या नेपाल के साथ हमने हाँ, ब्लॉकेड कर दिया था। वहां पे और तो चूक की है हमने। हाँ, हाँ, तो कई ऐसे उदाहरण भी है जहां पर हम लोग काफी विपरीत गए हैं। अभी हम पॉजिटिव उदाहरण हाँ, ले नहीं रहे थे नहीं ना यार, क्या कहते हैं, खुश होने के लिए कि हम कहीं कहीं पे नहीं, फॉलो ये करते हैं। इसका नहीं, इसीलिए मैं बोलूंगा कि हमें कंटेम्परेरी चीज पे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए शायद हमारे श्रोताओं को भी खुद अर्थशास्त्र पढ़नी होगी थोड़ी डिटेल में, और तभी हम लोग शायद अप्लाई कर भी सकते हैं कि नहीं, वो नहीं, पता इसका भी कर एक पाएंगे। रैशनलाइजेशन है। जो आपने मालदीव्स और नेपाल का जो एग्जाम्पल लिया है, तो एक ग्रैंड स्ट्रेटेजिक स्तर अलग है और फॉरेन पॉलिसी का स्तर अलग है। मतलब ग्रैंड स्ट्रेटेजी एक पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन एक बहुत ब्रॉड लेवल पे है, तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, वो सब उसके अंडर आती है। फॉरेन पॉलिसी ज्यादातर इमर्जेंट पॉलिसी है कि जस्ट आपको एक कोई चीज इन इमरजेंसी करनी है। वो नेसेसरली ग्रैंड स्ट्रेटजी से कोलैबोरेटिव हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बट उसका ये मतलब नहीं है कि आपकी ग्रैंड स्ट्रेटजी बदली है। तो जब हम ये कहते हैं कि कौटिल्य नीति बाकी लाइंस के अक्रॉस फॉलो की गई है, वो ग्रैंड स्ट्रेटेजिक तर्क की बात हो रही है, ना कि फॉरेन पॉलिसी के स्तर पे। मतलब ये क्लैरिफिकेशन मैं करना चाहूंगी, मैंने अपने थीसिस में किया भी हुआ है। तो हाँ, सही बात है। शायद मोटे मोटे तौर पर हाँ। इस बात का रिकग्निशन है, पर हाँ, इंडिविजुअल एक्शंस में तो बहुत बहुत वेरिएशन है। ठीक है सौरभ, और कुछ जानना चाहेंगे आप? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक ये एग्जाम्पल्स जो हैं, और जैसा तुमने ठीक कहा कि शायद एग्जाम्पल्स, आई मीन कुछ तो हमारे पॉलिटिशियंस और या पॉलिसी मेकर्स वगैरह काफी अवेयर हैं कॉटिलियन थॉट वगैरह के, और काफी सारे लोग नहीं भी हैं। तो एक तो हमारे यहाँ पे थोड़ा सही में कॉटिलियन थॉट की समझ की थोड़ी अभाव भी है, क्योंकि हमको और ज्यादा स्कॉलर्स चाहिए, और चाहिए कि शायद जो इवन गवर्नमेंट में, थिंक टैंक्स में, सब जगहों पर
जो है इस चीज का अवेयरनेस बहुत ज्यादा और बढ़ने की तो बहुत जरूरत है। तो ये एक अभाव तो दिखता ही है, इसीलिए शायद जो तुम बोल रहे हो मतलब इनकंसिस्टेंसी इसीलिए आती है ना, क्योंकि इसकी उसके पीछे कोई प्रोसेस नहीं है। बिल्कुल। तो कहीं पे हमको कुछ एग्जांपल्स दिखेंगे तो हम कहेंगे ये मैच कर रहा है, लेकिन वो उस कारण से मैच कर रहा है या इट इज अ रैंडम थिंग कि हमने इतनी सारी चीजें दिखी तो कुछ तो मैच कर ही जाएंगे। हाँ, वही करेक्ट। हाँ, ये भी सही है। तो इसी बात पर फिर अगर कजरी आपको हमारे श्रोताओं को कोई किताबें रेकमेंड करनी हो, अब आपकी किताब तो आने में थोड़ा वक्त है, वो भी हम लोग रेकमेंड करेंगे, पर तब तक के लिए आप कोई किताब रेकमेंड करेंगे? मैं ये जानना चाहूंगी कि श्रोताएं ट्रांसलेशन पढ़ना चाहेंगे कि इंटरप्रिटेशन। तो मेरे हिसाब से जो लोग रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं उनको ट्रांसलेशन पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब इंटरप्रिटेशन पढ़ लिया पहले तो आप ट्रांसलेशन को ऑब्जेक्टिवली नहीं समझ पाएंगे। तो अगर आप ट्रांसलेशन पढ़ना चाहें तो हम आई वुड रिकमेंड आरपी कांगले, उनका सबसे अच्छा इंटरप्रिटेशन है। और जो लोग उसको थोड़ा टफ या बोरिंग समझते हैं उनको रंगराजन के साथ कंबाइन करना चाहिए, बिकॉज ने थीमेटिकली चीजों को डिस्कस किया है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टाइल में। वो खुद फॉरेन पॉलिसी मतलब डिप्लोमेट थे, इसलिए उनको समझ भी थी रणनीति की, तो उस तरह से उन्होंने आज अच्छे स्टाइल में भी लिखा है। बट अगर आप रंगराजन और कांगले को एक साथ पढ़ें तो आई थिंक आपकी टेक्स्ट की समझ अच्छी हो जाएगी। फिर उसके बाद आप कोई भी कंटेम्प्रेरी इशू ले लें तो उसको आप एनालाइज कर सकते हैं कॉटिलियन फ्रेमवर्क या कॉटिलियन एनालिसिस के तौर पे। ये देख के मुझे समझ में आया कि क्योंकि मैंने रंगराजन पढ़ा है और कांगले नहीं, तो इसीलिए ये पॉडकास्ट में ही बहुत कुछ नया सीखने को मिला कजरी से, और पता चला कि अपनी समझ में भी कितने ज्यादा गड्ढे हैं अभी। तो अभी बहुत पढ़ाई करने की जरूरत है। वो मैं अपने लिए भी कह सकती हूँ सौरभ। इनफैक्ट मैं वो डिस्क्लेमर पहले ही बताना चाह रही थी, मैं नौसिखिया हूँ, मतलब 2-3 साल से ही मैंने टेक्स्ट पढ़ना शुरू किया है, बट बहुत गहराई में मैंने पढ़ने की कोशिश की क्योंकि मेरा थीसिस का टॉपिक ही ये रहा है। और अपनी बहुत रिस्पॉन्सिबल समझती हूँ अपने आप को जब भी मैं कौटिल्य के बारे में बोलती हूँ, कुछ गलत नहीं, कोई चीज विद बायस नहीं बोलूं, बहुत ऑब्जेक्टिव अपना इंटरप्रिटेशन टेक्स्ट का दूं। तो अपनी तरफ से मैंने अपनी कोशिश ये रखी, और मेरे भी समझ में काफी गड्ढे हैं आई फील, बिकॉज वो एस्पेक्ट ही कौटिल्य को आपको बार बार पढ़ते रहना है, क्योंकि हर बार आप जब पढ़ते हैं एक नया एस्पेक्ट डायमेंशन आता है जिसको आपको समझना होता है। वो आई थिंक कंटिन्यूअस स्टूडेंट आपको रहना पड़ेगा अर्थशास्त्र का टू परफेक्टली अंडरस्टैंड इट। हाँ, अपने आप में ही एक ज्ञान का सागर है, वो बहुत सारे गोते लगाने पड़ेंगे उसमें समझने के लिए। इनफैक्ट शिवशंकर मेनन ने बोला था कि वो उनकी वो रात में सोने वाली जो किताब है वो उनके टेबल पे रहती है, कि वो हर रात को कुछ पन्ने पढ़ते हैं रखते हैं, फिर अगले दिन उठा के कुछ पन्ने पढ़ते हैं रखते हैं। मतलब वो इतने ज्यादा प्रभावित और इन्फ्लुएंस्ड हैं उससे, और उसको बाकी ऐसा टेक्स्ट मानते हैं जो आपको बार बार पढ़ते रहना है टू अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली। नहीं, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की, और उम्मीद करते हैं कि ये पॉडकास्ट सुनने के बाद में हमारे कुछ श्रोता इस एटलीस्ट कौटिल्य को जानने की जर्नी स्टार्ट करेंगे। और थोड़ी शायद यहाँ स्टार्ट हुई है, लेकिन खुद पढ़ के और स्टार्ट करेंगे और ये बात फैलाएंगे भी कि भाई हम लोगों को आई मीन सिर्फ बॉलीवुड और बिजनेस बुक्स में से चाणक्य को नहीं खोजना चाहिए, लेकिन वो बुक अवेलेबल है तो सीधे स्रोत में क्यों ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत बहुत मजा आया कजरी, आपने बहुत दिलचस्प कहानी बताई और कैसे अर्थशास्त्र विदेश नीति से रिलेटेड है वो भी समझाया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्रणय, थैंक यू सौरभ, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मैं अपनी बात श्रोताओं तक, इतने सारे श्रोताओं तक पहुंचा पा रही हूँ आपके माध्यम से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो उम्मीद है आपको मजा आया। पुलियाबाजी में शामिल होने के लिए हमसे मिले puliyabazi@gmail.com या फिर @पुलियाबाजी ट्विटर पर। फिर मिलेंगे अगली पुलियाबाजी। Have you gotten yourself a gym membership and shown up only a few times? Are long working hours cutting your fitness goals short? How about you change things a little? Even a small effort can make a big difference. And I'll tell you how and what exactly. Hi guys, I'm Coach Urmi, and on the Kinetic Living podcast, you can look forward to some interesting stories of people who have changed the way they look at fitness after their kinetic journeys. Episodes out every Wednesday on the IVM app, website, and anywhere you get your podcast from. Do you have a night routine? Well, everyone has one. And the to-do list usually looks like this. Brush your teeth, set that alarm,
get into your pajamas and switch off those screens. But here's one more to add to that list. Tune into the Positively Unlimited podcast for a dose of positive action and tips on how to build powerful mindsets. Episodes out every Monday on the IVM Podcast app, ivmpodcast.com, or wherever you tune into podcasts.